हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग अपना आज का क्लास चालू करते हैं। दिस विल बी माय फर्स्ट क्लास फॉर सी एम ए इंटर जून टर्म के लिए ये पहला क्लास है। चलिए हम लोग अपना आज का जर्नी चालू करते हैं। लॉ का शुरू करते हैं कि लॉ कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, किस वे में रहेगा। आज का क्लास चालू होने से पहले तीन बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी मेथड पे पढ़ना है और अच्छी तरह से उसी को अडॉप्ट करके रखना है, ठीक है, ताकि आप लॉ को बहुत इजीली समझ पाए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने लॉ के पेपर को चालू करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ लॉ का, तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ सीएमए इंटर के लॉ पेपर्स का। सीएस वाले ये वीडियो ना देखें, उनके लिए अलग वीडियो है। सीए वाले उनके लिए अलग वीडियो है, मेरे ही चैनल पे आपको मिलेंगे। लेकिन ये आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए इंटर जून टर्म के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। सीएमए इंटर जून टर्म 2022 के लिए ये बनाया गया है। तो सीएमए इंटर का जब मैं बात करता हूँ, तो लॉ के पेपर का जब मैं बात करता हूँ, तो हमारा लॉ पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब बेसिकली मैं सिलेबस का बात कर रहा हूँ पहले। तो सबसे पहला आता है आपका कंपनी लॉ। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस लॉ। उसके बाद हमारा आता है लेबर लॉ। उसके बाद हमारा आता है एथिक्स। ये 4 पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड रहेगा, यानी कि इस चारों टॉपिक को मिला के हमें 100 मार्क्स मिलेंगे। अब इस टॉपिक में भी सब टॉपिक है। तो सबसे पहला आता हूँ कंपनी लॉ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका कंसेप्ट आपको फाइनल में भी हेल्प करेगा। सो कंपनी लॉ से आता है 35 मार्क्स का, 35। फिर आता है बिजनेस लॉ। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं उनके लिए ये लॉ कंटिन्यूअस होता है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इंटर में आए हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है इसमें। बेसिकली बिजनेस लॉ में हम डील करते हैं अलग अलग तरह का लॉ से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड बेलमेंट प्लेज। ये सब कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका। ये आपका जो बिजनेस लॉ रहता है, ये आप मान के चलो ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। यह आपका आता है 30 मार्क्स का। अब ये जो लेबर लॉ वाले पार्ट है ये आते हैं हमारे 25 मार्क्स के, ठीक है। 25 मार्क्स का ये आता है। और ये जो एथिक्स है ये आता है 10 मार्क्स का। अगर मैं आपको सच सच बताऊं कि कौन सा लॉ ज़्यादा इजी है, तो आप मान के चलिए लेबर लॉ बहुत इजी है, मतलब बहुत मज़ेदार लॉ है ये। एथिक्स बहुत इजी है। जो अपने को अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है वो ये 2 पार्ट का लॉ है, कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ। और मैं अपने लॉ के जर्नी, यानी कि आपका पढ़ाई, आपका सीएमए इंटर में चालू करता हूँ हमेशा कंपनी लॉ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसको कंपटीशन की तरह ट्रीट करने में। मुझे लगता है अगर हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द हार्ड लॉ है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली आपको समझ आएगा। इसको पढ़ने में ही मज़ा है और ये फाइनल में कंटिन्यू भी होता है, इसीलिए मेरा ये फेवरेट और एक चैलेंज की तरह मैं लेता हूँ इसको कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। सो दिस इज़ आवर ओवरऑल सिलेबस ऑफ लॉ फॉर सीएमए इंटर। अब हम लोग अपना क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लॉ पढ़ने आए हो, तो मेरा पहला सवाल आपसे ऑब्वियस सा बात ये रहेगा कि लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे लॉ इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ़ नॉट फॉलोड यू विल बी पनिश्ड। ये हो गया आप लोगों का बुक का भाषा। मेरे को बुक का भाषा नहीं जानना आप लोगों का, राइट। मेरे को आपके बुक के भाषा में बिल्कुल कहीं से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए लॉ का मतलब क्या होता है पता है? लॉ का सिंपल मतलब होता है लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। कंपनी सेक्रेटरी नहीं बाबू, कॉमन सेंस। लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। इसका मतलब क्या होता है? लॉ कुछ नहीं होता है। लॉ वही होता है जो हमारा कॉमन सेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारोगे चाकू से? नहीं मारोगे। खून करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है वो करने क्राइम है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? आपको इसके एक्चुअल लॉ के बारे में पता है ये कहाँ लिखा हुआ है कि मर्डर
क्राइम है? नहीं, लेकिन आपको पता है ये करना गलत है। तो पहला यही मेरे लिए लॉ है कि लॉ कुछ और नहीं बट एक कॉमन सेंस होता है जो हम अपने जीवन में सीखते हैं कि अगर हम लोग ये करते हैं तो ये क्राइम है, अगर इसको ठीक करना है या नहीं करते, यानी कि ये कॉमन सेंस हमारा बताता है। आप कोई भी किसी को जाके छुरी नहीं मार सकते हो, शूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सारा चीज़ क्राइम है। मारने के बाद आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो सॉरी हमको नहीं पता था ये क्राइम है। क्लियर हो अच्छी तरह से? ओके, जस्ट अ मिनट। सो ये हुआ हमारे लॉ के पेपर्स के बारे में कि व्हाट इज़ लॉ। अब हम लोग को सबसे पहले सीखना है लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है आप समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि सर लॉ बनता कैसे है, हाउ लॉ इज़ मेड। जिस तरह हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी में भी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, उसी तरह गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स को यूज़ करता है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। क्या बोले? नंबर 1 लेजिस्लेटिव, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं पार्लियामेंट के हिसाब से बात करूँगा, सेंट्रल के बाद हिसाब से बात करूँगा। लेजिस्लेटिव के ही एक्चुअल पावर रहता है लॉ बनाने का, पावर टू मेक लॉ। लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है उसी के पास पावर रहता है, पावर टू मेक लॉ। दे हैव द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ। सर हाउ दे मेक लॉ एंड कैसे ये लॉ बनता है? तो बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस रहता है, राइट? राज्यसभा एंड लोकसभा। सुने होंगे आप लोग, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सबसे पहले एक लॉ बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल बनता है। ये मेरा और आपका शॉपिंग बिल नहीं है, एक बिल है। इस बिल में सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, ठीक है? बिल बनता है। ये बिल सपोज करिए इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, सपोज कर लीजिए ये बिल लोकसभा वाला लोग लाया, उसके बाद ये बिल दोनों हाउस में अप्रूव होना चाहिए। यानी कि जब तक ये दोनों हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, देखिए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मेरे साथ बोलिएगा, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हैज़ अ पावर टू मेक लॉ। लेजिस्लेटिव हैज़ अ पावर टू मेक लॉ। legislative has a power to make law, right? So if legislative has a power to make law, तो legislative में 2 हाउस रहते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट? तो राज्यसभा वाले या लोकसभा वाले दोनों में से कोई भी बिल लाए, हमेशा याद रखना है बिल दोनों जगह पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखिए कि आपको अगर घर के बाहर जाना है, घूमने जाना है रात को, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको नाइट स्टे करना है, सो सबसे पहले आपको दोनों हाउस से परमिशन लेना पड़ेगा। दोनों हाउस मतलब आपके माँ से भी और आपके पापा से भी, आपके मॉम से भी और आपके पापा से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वही हो गया, एक बिल को अप्रूव होने के लिए लोकसभा का भी परमिशन लेना पड़ेगा, राज्यसभा का भी परमिशन लेना पड़ेगा। एक बार ये बिल दोनों जगह अप्रूव हो गया तो ये बिल फिर चला जाता है एग्जीक्यूटिव के पास। याद है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स। एग्जीक्यूटिव को मैं मानता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब एक बिल को प्रेसिडेंट साइन कर देता है, ठीक है, बिल में प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तब वो बिल बन जाता है एक्ट। अब आपको समझ आया, ये हुआ लॉ मेकिंग प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ है और कंपनी लॉ के अंदर ही आता है कंपनीज एक्ट, यानी कि यही लॉ के बारे में बताया गया है। अब लॉ एक्ट में क्या डिफरेंसेस है उसमें मैं आता हूँ, बट आप ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद आता है आपके लिए जुडिशरी। सर ये जुडिशरी क्या करता है? देखिए लॉ बन गया, लॉ बन गया वो एक बात है, लेकिन लॉ को इंटरप्रेट कौन करवाता है? जुडिशरी। जुडिशरी एक बॉडी है जो हेल्प करता है लॉ को इंटरप्रेट करने में, इंटरप्रेट करने में। बिकॉज अगर लॉ इंटरप्रेट नहीं हुआ ठीक से तो कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अगर आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो पनिश कौन करेगा? जुडिशरी बॉडी। तो इसीलिए लॉ मेकिंग में 3 ऑर्गन्स लगता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ ये बात। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? देखिए आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है, तो
हम ये भी तो बोल सकते थे कि आपके सिलेबस में कंपनी एक्ट है, हम क्यों वर्ड यूज़ किए कि आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है, क्यों ऐसा हम क्यों बोले कि आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है? इसलिए बोले क्योंकि लॉ और एक्ट में बहुत फ़र्क है, लॉ और एक्ट में बहुत फ़र्क है, समझ लीजिए, लॉ और एक्ट में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर? लॉ और एक्ट में बहुत फ़र्क है। लॉ इंक्लूड्स बहुत कुछ, लॉ के डेफिनेशन के अंदर ही बहुत कुछ आता है। सबसे पहला, लॉ के डेफिनेशन के अंदर ही एक्ट आता है, लॉ के अंदर ही एक्ट आता है, लॉ के अंदर ही रूल्स आता है, लॉ के अंदर ही ऑर्डिनेंस आता है, लॉ के अंदर ही रेगुलेशंस आता है, लॉ के अंदर ही एक्ट आता है, लॉ के अंदर ही रूल्स आता है, लॉ के अंदर ही ऑर्डिनेंस आता है, लॉ के अंदर ही रेगुलेशन आता है, लॉ के अंदर ही बाय लॉज आता है। अब हम लोग एक एक को करके समझेंगे। सर एक्ट तो आप समझा दिए, एक्ट कैसे बनता है, समझ गया, एक्ट बन गया। सर ये रूल्स क्या होता है? देखिए, जहाँ जहाँ आप एक्ट में, कहीं कहीं आप एक्ट में पढ़ोगे ऐसे लिखा रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये रूल्स जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इसके लिए वापस से जैसे एक्ट बना उस हिसाब से पार्लियामेंट में पास होने का ज़रूरत नहीं है इसको। तो आप कंपनीज एक्ट में देखोगे, पढ़ोगे, वहाँ लिखा रहता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये प्रिस्क्राइब कहाँ रहता है? ये प्रिस्क्राइब किया जाता है रूल्स में। तो अपने सिलेबस में कंपनी लॉ है, यानी कि उसका एक्ट भी अपने को पढ़ना है, उसका रूल्स भी पढ़ना है। एक्ट बताता है ये करना है, करना कैसे है ये बताता है रूल्स, ठीक है। एक्ट बताता है ये करना है, इसको करना कैसे है ये बताता है रूल्स। क्लियर हुआ? ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, हर समय लॉ बनाने का तरीका कैसे होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव सॉरी, लेजिस्लेटिव में दो हाउस है, राज्यसभा है, लोकसभा। ये लोग क्या 24 घंटा बैठा रहता है क्या पार्लियामेंट में, मीटिंग करता ही रहता है? नहीं, हर वक्त तो नहीं रहता, हर महीना तो नहीं रहता। तो उस समय और अचानक से, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, नहीं अर्जेंट लॉ का ज़रूरत है, तब आपके कंट्री के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोग ऑर्डिनेंस पास करके एक नियम लाते हैं, लॉ लाते हैं। वो भी लॉ के डेफिनेशन में आता है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर आता है रेगुलेशन। सर अभी रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन मतलब होता है रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग इनका नाम सुने होंगे, सेबी का। सेबी का एक्ट भी है, सेबी एक्ट 1992। उसी तरह ये सेबी क्या है, और भी नाम है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, पढ़ोगे फाइनल्स में। सर ये सब क्या है? ये लोग रेगुलेटरी बॉडी है, ये लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में रेगुलेट करते हैं। तो ये भी तो एक लॉ है। अब फॉर एग्जांपल जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करता है पब्लिक को, तो वो कंपनी लॉ तो फॉलो करता ही करता है, साथ साथ सेबी को भी फॉलो करता है, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करता है पब्लिक को, तो उसको सेबी का भी बात सुनना पड़ता है, क्योंकि सेबी रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज को, ठीक है। अब ये लोग जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, इन लोग का भी तो कुछ नियम है ना, आपसी नियम, उसको फॉलो करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं बाई लॉज। तो बाई लॉज इज ए नथिंग बट लॉ ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज टू वर्क ऑन इट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ। तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, यू कैन क्लियरली से नाउ कि एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, बट लॉ इंक्लूड्स दिस थिंग्स: एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, सेबी, regulations, bylaws। क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये हुआ लॉ क्या होता है, एक्चुअल में लॉ और एक्ट का क्या डिफरेंसेस है। अब हम मूव करेंगे बेसिक आगे चैप्टर में कि सर लॉ को पढ़ना कैसे है। देखिए, पहले आता है सेक्शन, सेक्शन 2। उसके बाद सपोज कर लीजिए आता है 2, फिर आता है ए, फिर आता है बी, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे कैसे, मेन आपका मुद्दा होना चाहिए सर इसको पढ़ेंगे कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है अपना सेक्शन, ये होता है अपना सबसेक्शन, ये होता है अपना क्लॉज, और ये होता है अपना सब क्लॉज। ये वो पढ़ने का तरीका। मतलब क्या है सर? मतलब ये है, पहले आएगा सेक्शन,
पहले क्या आएगा, सेक्शन, फिर आएगा सब सेक्शन, फिर आएगा क्लॉज, फिर आएगा सब क्लॉज। ये एक तरीका हुआ पढ़ने का। या दूसरा तरीका हुआ है कि सेक्शन के बाद कभी कभी जैसे सेक्शन 2H, तो बहुत लोग इसको बोलेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन H, लेकिन लॉ इसको क्लॉज माना है, मतलब जो वो बोल रहे हैं हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सेक्शन के बाद अगर इसको क्लॉज बोलने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग इसको क्लॉज पढ़ेंगे। और इसके बाद क्योंकि ये क्लॉज से चालू हो रहा है, इसके बाद कुछ भी आएगा तो हम उसको सब क्लॉज ही बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अगर किसी सेक्शन के आगे कैपिटल में ए लिखा हो तो हम लोग बोलते हैं ये सेक्शन अमेंडेड है। अमेंडेड यानी कि अमेंड होके आया, चेंज होके रहा है। क्लियर है? अगर किसी सेक्शन के आगे ए लिखा हो तो हम लोग मान के चलते हैं सेक्शन क्या हो, क्या है, अमेंड हो, क्या है, इट हैज़ बीन अमेंडेड। क्लियर है पूरा अच्छी तरह से आपको ये? चलिए, ये बेसिक मैं आपको थोड़ा और दे देता हूँ। अपने कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से सिविल लॉ है, ये एक तरह से सिविल लॉ है। इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल लॉ। यहाँ पे जो व्यक्ति केस करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। यानी कि अगर हम आपके ऊपर केस करेंगे तो हम केस फाइल किए तो मेरे को क्या बोला जाएगा, प्लेंटिफ। हम आपके ऊपर केस किए हैं, आपको बोला जाएगा रिस्पोंडेंट। या फिर आप केस को डिफेंड करोगे इसीलिए आपको बोला जाएगा डिफेंडेंट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये बेसिक चीज़ है। एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये तो बिल्कुल नहीं आता कि हाँ क्या होता है प्लेंटिफ, क्या होता है ये, बट लॉ पढ़ने बैठे हो उसका बिना बेस समझे तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ा सा स्पीडी रहता हूँ मैं क्लासेस में, मैं थोड़ा और उसको धीरे धीरे पढ़ के चलता हूँ, बट क्योंकि आप लोग वीडियो ऑप्टेड हो सो आपको थोड़ा स्पीडी रहना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे देखने नहीं मांगते उसको, तो बोरियत लगता है, बोरिंग लगता है। इसलिए मैं बकवास कम करते हुए फिर से आगे बढ़ता हूँ। अब अपने सीख लिए और अपने आप चालू करने वाले हैं अपना कंपनीज एक्ट 2013। अपने आप चालू करेंगे अपना कंपनीज एक्ट 2013। सो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले ये सीईओ मतलब कंपनीज, बाबा आप लोग इसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे, इसको आप लोग पूरा लिखोगे, कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? सबसे पहला देखिए कंपनीज एक्ट क्या होता है। पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ कंपनी। आप ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होता है। दिस इज़ नॉट बी बाबा, उफ तुम लोग ना 2013। ओके, सो सबसे पहले अपने चालू करेंगे कि व्हाट इज़ कंपनी। व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या होता है। तो सबसे पहला सेक्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आपका पहला लाइफ का पहला सेक्शन इंटर के लेवल में, सेक्शन 2 क्लॉज 20। देखो मेरे मुंह से क्या निकला, क्लॉज, मेरे मुंह से क्या निकला, क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है। कंपनी का सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। मेरे साथ बोलते रहिएगा, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। बोलिए। जो बच्चे वीडियो लेट वेट के देख रहे हैं, आराम से एकदम बिस्तर पे लेट के उठ जाइए, आराम से बैठ के देखिए, पढ़ाई को तरीका से करिए तो दिमाग में घुसेगा। लेटे रहिएगा तो फिर पूरा एकदम अलग ही वे में चला जाएगा वो। ठीक है, फिसल कर आपके दिमाग से अलग दुनिया में, इसलिए बैठ के तमीज से देखिए। तो सेक्शन 220, कंपनीज एक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 220, यानी कि कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया, सेक्शन 220 में। क्या दिया गया है देखिए, बोला गया कंपनी मीन्स अ कंपनी, बहुत बड़ा बात बोल दिया वो, कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म में सीओ लिखता हूँ मैं, कंपनी को मैं शॉर्ट फॉर्म में सीओ लिखता हूँ। तो देखिए बोला गया कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जिसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट
or under any previous company law, incorporated under this act or under any previous company law. मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आपसे. सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. तो अभी हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013. यानी कि कंपनी क्या होता है? कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जो इस एक्ट को फॉलो करके इनकॉर्पोरेट हुआ है. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कंपनी का खुलना. जो कंपनी 2013 के एक्ट को फॉलो करके खुला है उसको हम लोग कंपनी मानते हैं, और साथ ही साथ उसको भी मानेंगे या फिर उस कंपनी को भी मानेंगे जो इसके प्रीवियस लॉ को फॉलो करके भी खुला हो. 2013 के पहले क्या था पता है आपको? 1956. तो अगर कोई लॉ, कोई भी कंपनी 1956 एक्ट को भी फॉलो करके खुला है उसको भी हम लोग कंपनी मानेंगे. अगर ऐसा होता कि 2013 के एक्ट को जो फॉलो करके कंपनी खोला है तब तो भाई चमत्कार हो जाता. मुकेश अंबानी तो अपने घर के ही छत से कूद जाते. कूदने का मन नहीं होता, इतना अच्छा उनका घर है, फिर भी कूद जाते क्योंकि वो कंपनी का डेफिनेशन पे अब नहीं आएगा. रिलायंस बर्बाद, बंद. समझे? तो कंपनी का डेफिनेशन, मेरे साथ बोलिए, कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन पे दिया हुआ है? बोलिए. वेरी गुड. कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20. क्या बोला है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. कंपनी का मतलब ही होता है कंपनी जो इस एक्ट में खुला हो. इनकॉर्पोरेटेड मतलब खुलना, खुलना. इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी कि 2013 को फॉलो करके खुला हो या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. इसके पहले 2013 के पहले जितना भी प्रीवियस कंपनी लॉ है उसको फॉलो करके भी अगर खुला हुआ है तब भी हम उसको कंपनी मानेंगे. 1956 के भी पहले 1918 था, तो अगर कोई कंपनी 1918 के एक्ट को फॉलो करके खुला वो भी कंपनी कहलाएगा. उसके पहले भी तब भी वो कहलाएगा. क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? चलिए, अब ये हुआ अपना जो टॉपिक है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013. तो मैंने आपको अभी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा दिया, एक्ट कैसे बनता है मैंने आपको वो भी बता दिया. 2013 में क्या ही समझाऊँ आपको, 2013 आया था. तो कंपनीज एक्ट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कब वो आ गया था? तो 29 अगस्त 2013. यानी कि प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन कर दिया था इस डेट पे, और वो बिल बन गया था एक्ट, जैसे कि आप जानते हैं. क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी का डेफिनेशन. आपने पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी लॉ. कंपनी लॉ का फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर्स, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. ये एक कंपनी है बाबू, ठीक है, और इसके बीच में एक पर्दा है और यहाँ पे खड़े हैं मेंबर्स कंपनी के. मतलब मेंबर्स बेसिकली शेयर होल्डर को कहा जाता है कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनको शेयर होल्डर. कंपनी में 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एक शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर. एक शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर. तो जब मैं बात करता हूँ शेयर होल्डर के हिसाब से, जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो जब मैं बात करता हूँ शेयर होल्डर के हिसाब से, शेयर होल्डर को समझते हुए, तो उनको मेंबर बोला जाता है. और डायरेक्टर बेसिकली एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को ध्यान से चलाते समझते. तो जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को समझते और चलाते हैं उसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं. तो कंपनी का सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका मतलब क्या है? कंपनी अलग है बाबू. कंपनी को अलग ट्रीट किया जाएगा और उसके मेंबर्स को अलग ट्रीट किया जाएगा. यानी कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दा रहेगा. उस पर्दा को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट वेल. वेल का मतलब ही होता है पर्दा, VEIL. इसका मतलब ही होता है पर्दा, दीवार. इस दीवार के वजह से आपका लायबिलिटी आपके तक रहेगा, मेरा लायबिलिटी मेरे तक रहेगा. समझे? इस दीवार की वजह से ये लायबिलिटी हम लोग नहीं जा सकता. मेरा लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी आपके तरफ, मेरा लायबिलिटी मेरे तरफ. कंपनी अलग होता है और आप अलग. आप टैक्स पे भी पढ़े होगे कि कंपनी अलग अपना टैक्स पे करता है और इंडिविजुअल अपना टैक्स. सबसे पहले टैक्स में डेफिनेशन ही पर्सन का पढ़ाया जाता है, जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि कंपनी इज़ अ डिफरेंट टैक्स पेयर एंड इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट टैक्स पेयर. वही बात है सेपरेट लीगल एंटिटी का.
कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है, दोनों को अलग ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, कौन से केस लॉ से आया है ये? ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का जन्म कहाँ से हुआ है, कौन से केस लॉ से ये आया है? तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ये एक केस से आया है, उस केस का नाम है सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, जब किसी के नाम के आगे लिमिटेड लगता है तो वो पब्लिक कंपनी होता है। जब किसी नाम के आगे, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, तो ये कौन सी कंपनी हो गया बाबू? पब्लिक कंपनी। और अगर किसी के नाम के आगे ए प्राइवेट लिमिटेड लगता है तो माना जाता है ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेपरेट लीगल एंटिटी कौन से केस लॉ से आया, तो आप बोलोगे सेपरेट लीगल एंटिटी आया है इन केस लॉ सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कौन से केस लॉ से आया है? सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड ने सेपरेट लीगल एंटिटी आया है। मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे देता हूँ इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इस केस को समझते हुए ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैल्मन। ये पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता था, शू का। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस समझते हो ना, सिंगल हैंडलिंग करना। शू का बिजनेस था। अब इसका बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा, एक्सपैंड करने लगा। तो अब क्या सोचा, ये सोचा कि हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करके अब कंपनी खोल लेते हैं। कौन सा कंपनी खोलने का इसको मूड हुआ पता है? पब्लिक कंपनी खोलने का इसको मूड हो गया। पब्लिक कंपनी खोलेंगे हम, ऐसा वो बोला, हम पब्लिक कंपनी खोलेंगे। ठीक है, खोल लो। आप लोग अपने अकाउंट्स में पढ़े हो कि जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में कन्वर्ट होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंपनी क्या करेगा, इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी को खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है, वही हुआ। सैल्मन अपने एंटिटी को कन्वर्ट किया कंपनी में, तब ये कंपनी क्या किया, इस एंटिटी का, सोल प्रोप्राइटरशिप का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी अपने तरफ ले लिया। जब ये सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी अपने तरफ लेता है तो उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? क्योंकि परचेज कर रहा है ना बाबू, दे आर परचेजिंग। तो किसको पेमेंट किया? तो ये कंपनी पेमेंट कर रहा था सैल्मन को, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसका था। तो कैसे पेमेंट किया? सबसे पहले कुछ कैश दे दिया उसको, ठीक है, फिर कुछ शेयर्स दे दिया और कुछ डिबेंचर्स दे दिया। इस मोड में उसको पेमेंट कर दिया सैल्मन को। अब मैं आपसे एक छोटा सा जोक शेयर करूँगा। जोक शेयर मतलब ऑब्वियसली बताऊँगा। सपोज करो मैं आपके घर आया खाने में, आपने मुझे बुलाया, आप घर, तो बेसिकली आई एम योर रिलेटिव। मान लो मैं आपके रिलेटिव में हूँ और मैं आपके घर आता हूँ खाना खाने। तो अपनी माँ के नज़र से देखिएगा, अपने नज़र से नहीं, क्योंकि तुम लोग अपनी नज़र से देखेगा तो हमको खाना तो लास्ट में देगा, पहले खुद खा लेगा। अगर अपने माँ की नज़र से देखोगे, अगर आप अपने माँ की नज़र से देखोगे तो सबसे पहले आप अपने खाना सर्व करते हो रिलेटिव्स को। अब रिलेटिव जैसा भी हो, खाना सबसे पहले उसको सर्व करोगे। अब रिलेटिव्स पूरा खा ले, थोड़ा सा खाए या हाथी जैसा खा ले, उससे अपने को मतलब नहीं। जितना रिलेटिव खाएगा उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो बचता है, देन आपकी मॉम सर्व करती है आपको, मैं माई लिख देता हूँ, और आपके डैड को। फिर उस माँ के पास जो भी बचे फिर वो माँ खाती है। यही होता है ना, पहले घर में आए मेहमान को ट्रीट किया जाता है, फिर उनसे कुछ बच गया तो आपको और आपके पिताजी को खिलाया जाएगा, फिर उसके बाद जो बचा वो माँ, जितना भी बचा हो, चाहे एक रोटी हो चाहे जो भी बचा हो, वो माँ खुद खाएगी। तो सर आप ये बताने क्या मांग रहे हो? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप बस ये सीरीज़ याद रखना। रिलेटिव्स, फिर आपके पापा को, फिर माँ को। ठीक है, अब क्या हुआ, सैल्मन कंपनी खोल चुका था। ठीक है, सैल्मन कंपनी खोल चुका था, उसका नाम रखा था सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। बिजनेस चल रहा था, लेकिन कंपनी चलते चलते खा गया लॉस। देयर वॉज अ लॉस इन द कंपनी, कंपनी में हो गया लॉस। तो जब कंपनी में लॉस हुआ तो कंपनी को डिसाइड किया कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि लॉस खा रहा है, वाइंड अप करेंगे हम लोग। जब कंपनी बंद होता है तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। जिसका नाम क्या होता है? लिक्विडेटर। ये हैंडसम सा आदमी जो है, ये है हमारा लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर क्या करता है सर? कंपनी बंद हो गया है, कंपनी लॉस खा रहा है, तो हमको अपने क्रेडिटर लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिक्विडेटर क्या करता है? कंपनी के सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करता है। एसेट्स का क्या करता है? वैल्यूएशन। एसेट्स का क्या किया जाएगा? वैल्यूएशन किया जाएगा, उसको वैल्यू किया जाएगा। वैल्यूएशन करने के बाद पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट किसको दिया जाएगा? सबसे पहले पेमेंट दिया जाता है किसको? अगर खाना सबसे पहले किसको दे रहे थे? रिलेटिव को। खाना सबसे पहले किसको दे रहे थे? रिलेटिव को। तो कंपनी के हिसाब से रिलेटिव जो होते हैं वो हमारे लिए होते हैं क्रेडिटर। वो हमारे लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर, क्योंकि वो हमारे लिए बोझ है कि वो जल्दी जाए फिर। तो सबसे पहले पेमेंट क्रेडिटर को दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मॉम किसको दे रही थी? आपको और आपके पापा को। तो ये लोग कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, पहले शेयर होल्डर लोगों को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि माना जाता है कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इसीलिए उनको पहले नहीं दिया गया। पहले क्रेडिटर को दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाता है, मतलब फिर माँ खाती है, माँ को बोला जाता है इक्विटी शेयर। ठीक है, अब आप समझ ले मैं क्यों उसको रिलेट किया। तो सबसे पहले पेमेंट किसको दिया जाता है? क्रेडिटर को दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ आपको पता है? इस केस में प्रॉब्लम ये हुआ कि क्रेडिटर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैलमन। सर क्यों? क्योंकि जब कंपनी उसका एसेट्स खरीद रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सैलमन को पेमेंट किया था। क्या क्या दिया था? कैश, शेयर्स और डिबेंचर। एंड डिबेंचर मतलब कौन? डिबेंचर होल्डर कौन रहता है? डिबेंचर इज व्हाट इज डिबेंचर? आप कंपनी को लोन देते हो या फिर आप कंपनी को कुछ पैसा देते हो, तो कंपनी आपको उसके बदले डिबेंचर दे देता है, सपोज करो। तो कंपनी के लिए वो क्रेडिटर रहता है, लोन रहता है, क्योंकि कंपनी को डिबेंचर होल्डर लोग को रीपे करना है। तो क्रेडिटर हो जाता है वो। तो जब वैल्यूएशन हुआ तो क्रेडिटर लोग को ढूंढा जा रहा था। क्रेडिटर में सैलमन भी था क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर था। तो जो बाकी क्रेडिटर लोग था ना, वो लोग को थोड़ा बुरा लगने लगा, वो लोग चैचामिची करने लगा। वो लोग बोले एक बार बताओ, कंपनी खोला सैलमन खुद, ठीक है, कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी खोलने में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी खोलने में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। 7 मेंबर में भी ये खुद मेंबर था, इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसका सन। लॉस भी ये लोग ही करवाया, बिजनेस अच्छा से नहीं किया। डायरेक्टर भी यही लोग था, लॉस अच्छा से, मतलब बिजनेस अच्छा से नहीं किया। लॉस होने के बाद भी जब कंपनी पैसा क्रेडिटर को लौटा रहा है तो सैलमन को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? तो क्रेडिटर लोग केस कर दिया, नहीं देने बोला, नहीं पेमेंट नहीं देने देंगे। बाद में जज बोला कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे सैलमन को अलग ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए सैलमन इज़ एलिजिबल टू गेट दैट मनी। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ फर्स्ट थिंग कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का पहला फीचर याद रहेगा आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सा केस लॉ से आया था? केस लॉ याद रखते अपने को। केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो आपके इंटरव्यू में भी पूछता है कभी कभी कि कंपनी का बेस्ट फीचर बताओ, तो आप मुंह फाड़ के बोल देते हो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपसे पूछेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा केस लॉ से आया था? तब आप बोलोगे कि यस, इट हैज़ बीन टॉट टू अस। ये आया था ये केस लॉ जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब सॉरी थोड़ा जुकाम है मेरे को आज। एनीवेज, दूसरा फीचर्स है कंपनी का, इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक नेचुरल लीगल पर्सन हूँ, यानी कि आप मेरे को देख सकते हो, मेरे को टच भी कर सकते हो, आप छू सकते हो मेरे को, लेकिन आप कंपनी को छू नहीं सकते। यू कैन नॉट टच कंपनी। कंपनी भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी है बट यू कैन नॉट टच, इसीलिए उसको बोला था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर इसका मतलब क्या है? कंपनी है बस दिख नहीं रहा है, आर्टिफिशियल है। कंपनी है बट दिख नहीं रहा, आर्टिफिशियल है। यानी कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये फ़ोन सपोज करिए, ये फ़ोन
कंपनी चाहे तो अपने नाम में होल्ड कर सकता है। सपोज करो मेरे कंपनी का नाम ए लिमिटेड है और मैंने ये फ़ोन कंपनी के नाम से लिया, तो ये फ़ोन किसका है? ए लिमिटेड का है। ये फ़ोन किसका है? ए लिमिटेड का है। तो अपने नाम से कंपनी प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकता है, अपने नाम से कंपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मेरे कंपनी के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं है, भले मैं चला रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर भी सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, अपने नाम से उसको कोई सू भी कर सकता है। क्या बोले सर? जूता सू, सू का मतलब केस भी कर सकता है, SUE। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग हंस रहे हो पीछे से, चलेगा, बट यही है। तो आप लोग ध्यान देना कि कंपनी अपने नाम पे केस कर भी सकता है, अपने नाम पे ऊपर केस ले भी सकता है। मतलब आप कंपनी को केस कर भी सकते हो और कंपनी आपके ऊपर भी केस कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब दिखता नहीं है लेकिन है, लीगल पर्सन वो है। ठीक है। तीसरा फीचर्स आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब होता है मेंबर में कम एंड गो। कंपनी में मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर। तो मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी रन्स फॉरएवर, और कंपनी चलता रहता है। फॉर एग्जांपल अपने पार्टनरशिप खोल लें, हम और आप मिलके एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 लोग चाहिए मिनिमम, हम और आप मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, मी एंड यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप बिजनेस, नो प्रॉब्लम इन दैट सर, वी आर डूइंग अ पार्टनरशिप बिजनेस। हम लोग दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम मर गए, तब क्या होगा पता है आपको? आपको पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी का लॉ ही अलग है, कंपनी का नियम ही अलग है, कंपनी अलग तरह से चलता है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में बोलता है कि मेंबर आते जाते रहेगा लेकिन कंपनी चलता रहेगा। कंपनी रन्स फॉर एवर। मेंबर में कम एंड गो, कंपनी रन्स फॉर एवर। कंपनी बंद नहीं होगा, किसी के मेंबर के आने जाने से मेंबर कंपनी बंद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक कंपनी का शेयर होल्ड कर लिए, तो हम कंपनी के मेंबर हो गए और कल हम शेयर बेच दिए तो मेंबर नहीं रहे, तो क्या कंपनी मेरे दुख में बंद कर देगा? कंपनी जा अश्विन नहीं रहा, बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ करेगा क्या? नहीं। तो कंपनी मेंबर में कम एंड गो, कंपनी रन्स फॉर एवर, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर हुआ? पक्का? ओके, यस, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ फीचर्स, दैट इज फर्स्ट डन। क्या है पहला? सेपरेट लीगल एंटिटी, केस लॉ, सैल्मन वर्सेस सैल्मन। दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तीसरा परपेचुअल सक्सेशन। चौथा कंपनी का जो लायबिलिटी रहता है वो लिमिटेड रहता है। कंपनीज लायबिलिटी इज लिमिटेड। कंपनी का लायबिलिटी जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? देखिए मैं इस पर पूरा डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट आपके फॉलोअप चैप्टर्स में। लिमिटेड लायबिलिटी बेसिकली आप याद रखिए, लिमिटेड लायबिलिटी 2 तरह का होता है। ठीक है, लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू गारंटी एंड लायबिलिटी ऑफ टेल्स शेयर्स। ठीक है, लायबिलिटी एक्सटेंड टू गारंटी, लायबिलिटी एक्सटेंड टू शेयर्स। सो आप इसको ऐसे बोल सकते हो दैट कंपनी लिमिटेड टू गारंटी, कंपनी लिमिटेड टू शेयर्स, उसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि इतना याद रखिए, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है, कम रहता है एक लिमिट तक रहता है अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फॉलो अप करेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 5वां आता है कॉमन सील। कॉमन सील, सर ये कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है कि वो स्टैंप, थप्पा। ठीक है, कंपनी अपना स्टैंप लगाता है, खुद का थप्पा होता है ना। मैं आपको शो कर सकता हूँ क्या? वेट, लेट मी चेक। मैं क्लास के लिए बैठ गया हूँ करवाने कि काश मेरे पास ये सील हो और मैं आपको दिखा दूँ कि एक्चुअल में कॉमन सील कैसा होता है बट यहाँ आसपास नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रहा है। एक तरह का स्टैंप होता है, थप्पा होता है, आदमी लगाता है। तो कंपनी ने अपने नाम का थप्पा लगा सकता है और उसके बाद वो साइन करता है। तो ये जो कॉमन सील है ना, कॉमन सील ये अब ऑप्शनल हो गया। मतलब अब कंपनी उसको यूज़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये ऑप्शनल क्यों हुआ? अमेंड हो गया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसके अंदर इस कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया। और एक हल्का सा चेंज आया था कि पहले कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो या फिर आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हो, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट था। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी हटा दिया। मतलब आप चाहे तो 1 रुपये में भी कंपनी खोल सकते हो।
पहले 1 लाख 5 लाख था। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल 1 लाख था, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 5 लाख था, बट वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब बोल दिया गया एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसा जैसा गवर्नमेंट बोलेगा वैसे, तो वो चीज़ भी 2015 के अमेंडमेंट में आ गया था। सो ये रहा आपके कंपनी का सारा ओवरव्यू। क्विक रिवीजन, कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, बोलिए 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 बोलिए, यस यू बोलिए, कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला फीचर्स क्या है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी, केस लॉ कौन सा, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। दूसरा फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन। फोर्थ, कॉमन सील। पांचवा, लिमिटेड लायबिलिटी। मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। सर ये क्या था, ये था कंपनी क्या होता है उसका फीचर। अब हम लोग घुस रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ से और 20 मिनट का लेक्चर है, ये 20 मिनट का आप लेक्चर कर लोगे तो आप फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू कर पाओगे, और एल्स आप फर्दर क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ये क्लास बिना किए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्गर फॉर द फर्दर क्लासेस। सो एकदम जोश में, जोश हो जाएगी, एकदम जोश ले लीजिए, बस 20 मिनट और। तो कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए पहला इंट्रोडक्शन, कंपनी में ब्लैक ले लेता हूँ, बेटर है। कंपनी में मीटिंग्स होते हैं। कंपनी में क्या होता है बाबू, मीटिंग्स होते हैं। अब ये जो मीटिंग्स रहते हैं ना, ये जो मीटिंग्स रहते हैं, मीटिंग्स दो तरह के होते हैं। कंपनी में मीटिंग होते हैं, मीटिंग दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल मीटिंग, दूसरा होता है बोर्ड मीटिंग। अब ध्यान से समझिए, ये जो जनरल मीटिंग रहता है, ये रहता है बेसिकली मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये बोर्ड मीटिंग जो रहता है, आप नाम से ही गेस कर लिए, ये रहता है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहला चीज़ आपको याद रखना है, मीटिंग दो तरह का होता है। मीटिंग कितना तरह का होता है, दो तरह का, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, 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 जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। मीटिंग आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जब शेयर होल्डर लोग मीटिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब शेयर होल्डर लोग मीटिंग करता है उसको हम लोग जनरल मीटिंग बोलते हैं, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मीटिंग करता है उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। जब शेयर होल्डर वाले लोग मीटिंग करता है उसको हम लोग जनरल मीटिंग बोलते हैं, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले लोग मीटिंग करते हैं उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। फर्दर ये जो जनरल मीटिंग है ये अगेन 3 तरह का होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर लोग मीटिंग करता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला आता है AGM, शॉर्ट फॉर्म है AGM, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर मैं इसको नीचे कर लूँ ताकि आप पूरा देख पाए, मीटिंग दो तरह का होता है बाबू, मीटिंग दो तरह का होता है, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, बोर्ड मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो जनरल मीटिंग होता है ये 3 तरह का होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा होता है EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और लास्ट होता है क्लास मीटिंग। तो जनरल मीटिंग 3 तरह का होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। देखिए आप सारा डिसीजन साल में एक बार नहीं ले सकते ना, ये नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल में एक बार होने वाला मीटिंग। तो आप सारा डिसीजन साल में एक बार लोगे क्या, सपोज करो एक इंसान मर रहा है तो आप बोलेंगे रुको मीटिंग करते हैं फिर बताते हैं कि तुम्हारा क्या करना है। 1 साल रुको और 3 महीने रोक के रखो, अपना सांस को रोक के रखो, मरो मत रोक के रखो, उसके बाद देखते हैं, उसको दवा दोगे डिसाइड करके। तो साल में सारा डिसीजन आप एक बार में नहीं रह सकते, बीच बीच में आपको मीटिंग करना पड़ता है। तो जब बीच बीच में मीटिंग करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जब साल में एक बार मीटिंग करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं AGM। बीच बीच में मीटिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मीटिंग करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम EGM। सर क्लास मीटिंग क्या होता है, क्लास मीटिंग मतलब एक पर्टिकुलर क्लास का मीटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लेक्चर CMA इंटर, एक्सक्लूसिव CMA इंटर का लेक्चर है, तो जब मैं बोल रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव CMA इंटर का लेक्चर है, यानी कि हमारा और आपका जो मीटिंग है ये क्लास मीटिंग है, एक पर्टिकुलर क्लास के साथ मीटिंग हो रही है, CMA इंटर के बच्चों के साथ। सो दिस इज कॉल्ड क्लास मीटिंग। तो याद रखिएगा मीटिंग दो तरह का होता है सर, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। नंबर 1 इंट्रोडक्शन का नंबर 1 है ये, बेस, पूरा बेस रेडी करो, पूरा बेस को रेडी होते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि फर्दर मैं मीटिंग फिटिंग करूँ तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। वापस ये रिपीट होगा चैप्टर्स वगैरह,
लेकिन अभी के लिए बस बेस रेडी करना है। तो मीटिंग दो तरह का होता है, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग तीन तरह का है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। ठीक है, सॉरी, ओके। अच्छा, मीटिंग के बारे में अपना डिस्कशन हो गया। मीटिंग करते क्यों हैं हम लोग, मीटिंग करने का कारण क्या है? मीटिंग हम लोग करते हैं किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। कोई डिसीजन लेने के लिए हम लोग मीटिंग करते हैं। डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं सर? डिसीजन हम लोग लेते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन, यानी कि बाय वोट। एक दूसरे का बाल नोच के थोड़ी ना हम लोग डिसीजन लेंगे, तुम नहीं मान रहे तो मैं बाल नोच दे रहे, ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। हम लोग मीटिंग करते हैं डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लेते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन, यानी कि थ्रू वोट। बिना वोट के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। अब यही तो मज़ेदार है, वोट कैसे करेंगे सर? वोट कैसे करेंगे? मीटिंग करते हैं डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लेते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन, वोट। सर वोट कैसे करते हैं? वोट दो तरह से करते हैं। सबसे पहला करते हैं OR तरीका से, इसको बोलते हैं OR, और थर्ड होता है SR। और नहीं बेटा, OR, ठीक है। थर्ड होता है, दूसरा होता है SR। सर और OR का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और SR होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। पहला आता है वो डिसीजन कैसे लेते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब आपका वोट इन फेवर, टेंशन मत लीजिए, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब मिलेगा आपको नोट्स में। व्हेन वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट, when vote in favor is more than vote against, when vote in favor is more than vote against, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसको और एक नाम से जाना जाता है सिंपल मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग टोटल में है, किसी मुद्दा पे जीतना है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने? 10 लोग हैं, वोट करो। 6 लोग वोट किए कि वो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बने, 4 लोग वोट किए चाहते हैं कि अगेंस्ट नहीं बने। तो यहाँ पे देखो मोर देन 50% हो गया। मोर देन 50 मतलब 50 कितना होता है? 10 लोगों का 50 कितना होता है? 5। अगर हमको किसी मुद्दा पे जीतना है, वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट, कब जीतेंगे? जब हम मोर देन 50% रहेंगे। तो 6 क्या है? मोर देन 50%। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिंपल मेजॉरिटी मिल गया। हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए, एक वोट को जीतने के लिए मेजॉरिटी साइड होना चाहिए, उसको हम लोग OR बोलते हैं, नॉर्मल जो होता है यार, ठीक है। अब SR क्या होता है सर? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जब आपका वोट इन फेवर 3 टाइम्स रहता है देन वोट अगेंस्ट। When your vote in favor is 3 times, 3 गुना, मतलब ज़्यादा लोगों का वोट चाहिए उस साइड। तो सपोज करो 10 लोग हैं, 10 लोगों का, 10 लोग में मतलब इसका वोट इन फेवर 3 टाइम्स ही है, यानी कि 3 टाइम्स मतलब 75%, राइट। 3 टाइम्स मतलब 75%, तो 10 का 75% मतलब 7.5 लोग। तो बेटा 7 लोग और 1 को काट मत देना, 7.5 को 8 कर देना, होल मतलब 8 लोगों का वोट फेवर में होना चाहिए, 2 लोगों का वोट अगेंस्ट में होना चाहिए, तब SR पास होगा। तब क्या पास होगा? SR पास होगा। तो व्हेन वोट करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जब वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट, सिंपल मेजॉरिटी, वो OR हो गया। SR मतलब क्या होता है? जब 3 टाइम्स रहता है। तो अपने यहाँ पे क्या सीखे? अपने सीखे कि मीटिंग किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। सर डिसीजन कैसे लिया जाता है सर? बाय पासिंग रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वोट कैसे करते हैं सर? दो तरह का वोट, 2 तरह मेथड होता है वोट करने का, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, अब रेजोल्यूशन किस मैटर पे पास करेंगे? रेजोल्यूशन पास कर लिए, समझ आ गया, लेकिन रेजोल्यूशन किस मैटर पे पास करोगे? तुम्हारे घर में क्या खाना बना है, हम लोग वो डिसाइड करने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे, कि कंपनी में क्या डिसीजन लेना है उसके लिए? तो किस मैटर पे? बिजनेस मैटर पे सर। आप वोट जो हो वो बिजनेस मैटर पे करोगे। आप जो वोट है वो किस मैटर पे करोगे सर? बिजनेस मैटर पे। आपका जो वोट है वो किस मैटर पे होना चाहिए? बिजनेस मैटर पे होना चाहिए। आपका जो वोट है सर वो किस मैटर पे होना चाहिए? बिजनेस मैटर पे। सर फिर से हिम्मत मत हारिएगा, बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है। 12 मिनट और देखना है फिर क्लास हो गया। बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है सर।
OB SB, आप वोट किस मैटर पे करोगे सर? OB पे SB पे। OB मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, SB मतलब होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है? देखिए मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई भी पूछे ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब, आपसे कोई भी पूछ ले ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप लोग बोलोगे अड्डा या फिर दादा, दो में से आपको जो कंफर्टेबल आप लगो। तो सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ, आप बोलो ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब होता है अड्डा। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या होता है? अड्डा। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, तो आप बोलोगे अड्डा। सर ये क्या है, इसका आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अड्डा बोलोगे हो जाएगा। याद करने का तरीका अड्डा दिया हूँ मैं। अड्डा है क्या? अड्डा है क्या? ए फॉर एनुअल अकाउंट, ए फॉर एनुअल अकाउंट, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। एक कंपनी में एनुअल अकाउंट के ऊपर डिस्कशन, बिजनेस मैटर जो है वो ऑर्डिनरी है, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर जाता है। दूसरा डी क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिक्लेयर करना, ठीक है, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। कंपनी में बिजनेस इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच अ कंपनी डिसाइड टू गिव इट्स टू इट्स शेयर होल्डर, टू गिव टू इट्स शेयर होल्डर। ओके, सो वो डिक्लेयर करना भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। एनुअल अकाउंट का डिस्कशन ऑर्डिनरी, नॉर्मल लेवल लोग के लिए, डेली का। दूसरा डी, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एक ही पॉइंट है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। देखिए आप पढ़ोगे, फर्दर पढ़ोगे, ठीक है, फर्दर डायरेक्टर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हर साल एक डायरेक्टर रखा जाता है और एक साल एक डायरेक्टर रिटायर होता है। पब्लिक कंपनी में हर साल एक डायरेक्टर को रखा जाता है और हर साल एक डायरेक्टर रिटायर होता है, जिसको हम लोग रोटेशन ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो ये होना ऑर्डिनरी बिजनेस है, हर साल एक उसी डायरेक्टर की जगह दूसरा डायरेक्टर रखना। और लास्ट होता है ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसका फीस भी देख लो, एंड रेमुनरेशन, उसको सैलरी जो भी आप दोगे उसको डिसाइड करना भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। सो ये चार चीज़ को अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। इसको छोड़ के, इस चार चीज़ को छोड़ के हर चीज़ को हम लोग स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। तो सर आप पहले इसका फ़ोटो ले लीजिए, लिखा हुआ वैसे मैटर में, फ़ोटो का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या क्या पढ़े? आप लोग पढ़े कि कंपनी में, ओके, कंपनी में होता है मेंबर, सॉरी, कंपनी में होता है मीटिंग्स। मीटिंग्स क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कैसे लेंगे सर? वोट के थ्रू, यानी कि रेजोल्यूशन के थ्रू। वोट किस मैटर पे करेंगे सर? बिजनेस मैटर पे। बिजनेस मैटर दो तरह का होता है सर, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। तो सर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब आप लोग बोले सर अड्डा, अड्डा छोड़ के बाकी सारा चीज़ स्पेशल बिजनेस। अच्छा ये अड्डा मतलब अड्डा मारेंगे कहाँ हम लोग? अड्डा मारने का एक जगह चाहिए। तो देखो ना, सब साल में एक बार होता है ना, एनुअल अकाउंट भी एक बार, डिविडेंड भी एक बार। हम बोले हर साल एक डायरेक्टर आता है, एक डायरेक्टर जाता है, ऑडिटर बीच में आ जाता है, क्या ऑडिट कर दे कि साल में एक बार ही आएगा। तो सारा चीज़ साल में एक बार है। तो अड्डा आप कहाँ मारोगे पता है? AGM में मारोगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि ये भी साल में एक बार होता है। तो अड्डा भी आपको कहाँ मारना है? एनुअल जनरल मीटिंग में आपको अड्डा मारना है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो? बस 2 मिनट और फिर ये लेक्चर ख़त्म। 3 तरह का कंपनी हो गया, मतलब अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 आया क्यों। देखिए आने का कारण इसका यही था क्योंकि 1956 बहुत बड़ा सेक्शन था, इसको छोटा किया गया, कंसाइज किया गया। दूसरा कारण इसका आने का इसलिए था क्योंकि इसको छोटा किया गया, इसको छोटा साइज़ में लाया गया। तो वेल एंड गुड, छोटा हो गया, इसके लिए अभी 470 सेक्शन है खाली 2013 में, और उसके पहले 650 के ऊपर सेक्शंस थे। और पेनल्टी बढ़ाया गया क्योंकि 1956 में फाइन कुछ इस प्रकार होते थे, 30-25 रुपये। तो उस समय 25-30 रुपये, आज के समय 25-30 रुपये कुछ नहीं, तो पेनल्टी बढ़ाया गया। और एक कंपनी आया, 1% कंपनी, मतलब अब चाहे तो एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है। 2013 का यही फ़ायदा, बेस्ट चीज़ है 2013 का कि 1% कंपनी आया। सो
देखिए 3 तरह का कंपनी होता है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी। देखिए 1% भी एक तरह का प्राइवेट ही कंपनी रहता है, ठीक है। और लास्ट आता है पब्लिक कंपनी। अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसके मेंबर्स का। मिनिमम कितना मेंबर चाहिए, मैक्सिमम कितना मेंबर चाहिए, ठीक है। 1% कंपनी, नाम ही क्या 1, तो मिनिमम मेंबर कितना चाहिए 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर चाहिए 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर चाहिए 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैं मेंबर का बात किया, ठीक है। अब वही आप ले लीजिए, ये मेंबर का मैं लिख दिया, ठीक है। अब वही आप ले लीजिए डायरेक्टर। मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए, 1% कंपनी में 1, मैक्सिमम 15। सर 15 क्यों, 1% है तो एक ही होना चाहिए ना, तो सारा काम एक ही डायरेक्टर से करवाओगे, नहीं ना। डायरेक्टर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो एम्प्लॉय तो रख ही सकते हो तुम एक से ज़्यादा, ऐसा कहाँ लिखा है फिर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए सर 2, यहाँ पे मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए 3, यहाँ पे मैक्सिमम 15, ठीक है। यही चीज़ है। अब ORSR याद आ रहा है आपको, ORSR। तो हम लोग वोट करते थे किस मैटर पे, बिजनेस मैटर पे। तो वोट 2 तरह का होता था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और बिजनेस मैटर भी 2 तरह का होता था, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। तो हम बोल सकते हैं क्या OR के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, और SR हम लोग पास करेंगे स्पेशल बिजनेस के लिए, नहीं बोल सकते। कब OR पास करना है, कब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ये कंपनीज एक्ट बोलेगा। देखो अभी कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट देखो, पहला कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 15, लेकिन आपको कभी भी अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है, इफ़ यू वांट टू कीप मोर देन 15 डायरेक्टर, if you want to keep more than 15 director, then pass SR in GM, पास SR इन GM। SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए आप जनरल मीटिंग में, यानी कि SR कौन पास करता है, SR कौन पास करता है, शेयर होल्डर सर। जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तो आप SR इन GM पास करिए। शेयर होल्डर लोग से पूछ लीजिए, ए कंपनी तेरे को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है, रख। शेयर होल्डर से पूछ ले अपना, कैसे पूछे, SR पास करवा। मतलब 75% ऑफ शेयर होल्डर लोग बोलना चाहिए कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख लो, तब रख लेना, नहीं तो नहीं रख सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज़ क्लास। ये क्लास आपको हमेशा लगेगा, चाहे आप कोई भी लेवल का कंपनी लॉ का चैप्टर कर रहे हो, इसके बिना आप ये कंपनी लॉ का चैप्टर नहीं समझ सकते। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।